Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज प्रश्नोत्तर विधि पर। इसे तर्क विधि भी कहा जाता है और इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो क्वेश्चन आंसर मेथड, सोक्रेटिस मेथड, लॉजिकल मेथड के विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में ये अति प्राचीनतम विधियों में से एक विधि है और उसके जो प्रवर्तक हैं वो सुकरात माने जाते हैं। और प्रश्न उत्तर जब कक्षा में करते हैं, हम आज भी अपनी कक्षा में प्रश्न उत्तर करते हैं, तो अक्सर आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि प्रश्न उत्तर की जो विधि है कहाँ से शुरू हुई, किसने इसको शुरू किया, क्या इसके गुण रहे होंगे, क्या इसके अवगुण हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे जो प्रश्नोत्तर विधि है। तो दोस्तों, मैं लोहांस कुमार कल्याणी आप सभी का अपने YouTube चैनल कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो जो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है उसे हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि या सुकराती विधि। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि इसके अन्य क्या क्या नाम हैं तो आप इन नामों को भी इसमें बता सकते हैं। और यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इससे प्राचीनतम आई थिंक कोई विधि नहीं है, सबसे प्राचीनतम विधि यही विधि है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक की बात करें तो जो एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं सुकरात, उनको माना जाता है। और सुकरात का विचार था कि शिक्षक इस प्रकार पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करे कि बालक सत्य की परख करके उसको आत्मसात कर सके। देखिए, सुकरात का यह कहना था कि जो भी चीज बच्चा पढ़ रहा है वो इस प्रकार शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए कि बच्चे को उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो और बच्चा आसानी से उसको आत्मसात कर सके अपने अंदर। मतलब कह सकते हैं कि उसको महसूस कर सके और उसको आत्मसात करके बिल्कुल एकदम हर चीज को उसमें समझ सके। सुकरात के अनुसार बालक में समस्त ज्ञान जो है अंतर्निहित होता है, अध्यापक का कार्य इस ज्ञान को बाहर निकालना होता है। देखिए, सुकरात यहाँ पर कहते हैं कि जो भी बालक होता है या व्यक्ति भी है, सब कुछ हर कोई जो है ज्ञान का पुंज है और जो ज्ञान है वो उसके अंदर अंतर्निहित है, सभी के अंदर अंतर्निहित है। एक काम क्या होता है, एक अध्यापक का काम क्या है, एक सच्चे गुरु का काम क्या है, उस ज्ञान को क्या करना, बाहर निकालना, उस शक्ति पुंज को प्रज्वलित करना ताकि जो बालक का ज्ञान है वो ज्ञान बाहर निकल जाए। जो प्रश्नोत्तर विधि है ये बोध स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल का शिक्षण अधिगम मतलब कराते हैं या करती है। ये बोध जो बोध है, बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल का ध्यान रखिएगा, बोध स्तर का जो है अधिगम कराती है। आपने हमको बताया ही है कि जो शिक्षण के 3 स्तर हैं आपका, एक पहला मेमोरी लेवल है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो प्रश्नोत्तर जो विधि है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है शिक्षण जो है कराती है। प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताओं की बात करें तो जो प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता है कि जो प्रश्नोत्तर विधि में बालक के मानसिक स्तर, आवश्यकता तथा रुचि का ध्यान रखा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि बालक का मानसिक जो मेंटल लेवल है वो क्या है, क्या उसका टीचिंग का लेवल है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं और क्या उसकी रुचि है। अगर प्रश्न उनकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होगा तो शिक्षण कार्य नीरस हो जाएगा। इसलिए जो शिक्षण होता है वो हमेशा बालक की रुचि के अनुसार ही होता है। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस विधि में बालक के मानसिक स्तर, आवश्यकता तथा रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये भी हम इसको देख चुके हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि प्रश्नोत्तर विधि में बालक अधिक क्रियाशील रहता है तथा उसका ध्यान भी केंद्रित रहता है। देखिए, जब कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछता है तो बालक की कहीं ना कहीं क्रियाशीलता बढ़ जाती है और बालक का पूरा जो ध्यान होता है वो अपने शिक्षक की तरफ होता है और वो प्रयास करता है जो शिक्षक पूछ रहा है उसको समझ सके, उसका उत्तर दे सके। तो क्रियाशीलता कहीं ना कहीं छात्र की इस विधि में बढ़ जाती है। बालक की पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए शिक्षक द्वारा नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है।
बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी हम चैप्टर नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है एक शिक्षक का, कि वो बालक का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांच लेता है और उसके बाद ही उसको नवीन ज्ञान जो है वो प्रदान करता है, ताकि बालक को उस नवीन ज्ञान को समझने में कोई कठिनाई न हो। अगला पॉइंट है, बालक को स्वयं सोचने के लिए अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे उसे नवीन ज्ञान अर्जित करने की उत्कंठा भी रहती है। देखिए, स्वयं सोचने के लिए अवसर, ये आप भी जानते हैं कि जितना अधिक आप बालक को सोचने का अवसर देंगे, बालक के अंदर उतनी जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी और चीज़ों को नए प्रकार से सोचने की उसकी क्षमताएं जो है विकसित होंगी। इसलिए बालक को जो है सदैव क्या करना चाहिए, एक समय देना चाहिए, जिससे बच्चा अधिक से अधिक चीज़ों को सोच सके, विचार कर सके और तर्क कर सके। अगला पॉइंट है, यह विधि मानव विज्ञान के नियमों पर आधारित है तथा बाल केंद्रित विधि। जी, जितने मानव विज्ञान के सारे नियम हैं उन नियमों पर आधारित है और बाल केंद्रित है, क्योंकि बालक से सारे प्रश्न को पूछा जाता है और जो हमारा केंद्र बिंदु होता है इस विधि में बालक होता है, और बालक से ही जब हम सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हीं की रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, जो हमने उनको पढ़ा है उसी के अनुसार पूछते हैं, तो ये एक बाल केंद्रित विधि के रूप में कार्य करती है। प्रश्नोत्तर विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि यह माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि जब बच्चा छोटा होता है तो निश्चित तौर पर हम उससे जो है कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं और बच्चा उनका आंसर भी नहीं दे पाता है। तो प्राथमिक लेवल पर जो है यह विधि जो है बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। हाँ, माध्यमिक लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर ये जो विधि है बहुत अच्छा कार्य करती है और इस विधि को जो है सेकेंडरी लेवल पर ही खासकर अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण काल में इस विधि पर अधिक बल दिया जाता है और छात्र इस विधि में क्रियाशील रहते हैं। देखिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण काल के दौरान जो शिक्षण संस्थान हैं इस विधि पर इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा कह सकते हैं या अधिक बल इसलिए दिया जाता है कि जितना आप बालक से मतलब क्वेश्चन पूछेंगे और उतनी उनकी शंकाओं का भी समाधान होगा। बालकों के अंदर ये बात आती है कि वो जितना अधिक आप से प्रश्न करें और आप उन्हें मतलब मोटिवेट करें कि बालक अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे और उनकी शंकाओं का आप समाधान करें, तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर जो क्रियाशीलता है वो लगातार बनी रहती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं होती, सभी छात्रों को क्रियाशील रहना पड़ता है तथा सही उत्तरों की पुष्टि तथा पुनर्वलन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, अनुशासन की जो समस्या है शायद इस विधि में नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप कक्षा में होते हैं, शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं और बच्चे से जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो पूरी क्लास उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनती है और समस्त जो बच्चे होते हैं क्लास के कहीं ना कहीं वो क्रियाशील भी रहते हैं और सही उत्तर जब आपको मिल जाता है तो आप जो फीडबैक देते हैं, जो पुनर्वलन देते हैं, उससे क्या होता है उनके अंदर जो उनकी कह सकते हैं जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है और आपसे जो उनका प्रश्न पूछने का जो उनका लेवल है वो भी कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होती है और वो आपसे सब चीज़ जानते हैं और उनकी कहीं ना कहीं उस टॉपिक को लेके संतुष्टि भी होती है। आगे बात करते हैं इस विधि की सीमाओं की। जो सीमाएं हैं, कुछ दोष भी हैं इस विधि के। जो प्रश्नोत्तर विधि उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु व्याख्यान पद्धति में इसकी सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर विधि को हम उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, व्याख्यान विधि जो लेक्चर मेथड है उसका हमें प्रयोग करना पड़ता है। लेक्चर मेथड के पश्चात हम जो है लेक्चर मेथड के साथ प्रश्नोत्तर विधि को मिलाते हैं, तब जाके ये विधि पूर्ण रूप से कार्य करती है। लेक्चर के पश्चात आप कक्षा में क्या करते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर कहें कि ये जो विधि है इसको इंडिविजुअल हम लोग करें तो इसको जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करना बहुत ईजी नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, जिसमें बालकों को पाठ्य वस्तु का बोध समग्र रूप से नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, ये जिसमें की जगह है इसमें है ये वर्ड, इसमें बालकों को पाठ्य वस्तु का बोध समग्र रूप से नहीं हो पाता। देखिए, जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ा रहे होते हैं सबसे पहला आपका कार्य होता है उस चीज़ को स्पष्ट रूप से बालकों को समझाना। लेकिन अगर डायरेक्ट ही आप किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो बालक उस चीज़ को बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग मतलब जो बोध स्तर है उस लेवल पर बच्चा नहीं पहुंच पाता। तो सबसे पहला काम ये है कि आप चीज़ों की व्याख्या करें, उसको अच्छे से समझाएं, उसके बाद जो है बालक को वहाँ तक ले जाएं।
अगला है सभी अध्यापक उत्तम प्रकार के प्रश्न निर्मित नहीं कर पाते। जी देखिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे शिक्षक वर्ग के साथ, क्योंकि सारे शिक्षक जो है, आप जानते हैं कि प्रशिक्षण के पश्चात भी जो है बहुत सी कमियां शिक्षकों में हैं, और क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है सभी शिक्षकों से उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल की हम आशा करते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए कि वो अपने आप को तैयार करें और समय समय पर प्रशिक्षण भी लें उस चीज़ का, और विषय को, जो विषय वस्तु है उसको इतना क्लियर करें ताकि कोई दिक्कत आपके सामने न हो। अगला है कि इस विधि में उपयोग के लिए शिक्षकों को अच्छे प्रश्नों का चुनाव करना आना चाहिए। जी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो एक शिक्षक को ये चाहिए कि वो क्या करे, उन जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों में से जो अच्छे प्रश्न हैं उनका चयन करे। ये नहीं कि अगर 10 प्रश्न दिए हैं तो 10 के 10 प्रश्नों को बच्चों से पूछ डाले, ऐसा नहीं है। जो अच्छे प्रश्न हैं, रिलीवेंट प्रश्न हैं, जिससे लगता है आपको कि हाँ बच्चा इसका आंसर भी दे पाएगा और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, आप उसी प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछें। जबकि क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि में जो है एक दोस्त के रूप में लिया जाता है कि जितने भी सारे प्रश्न दिए हैं सबको पूछा जाता है। यह विधि प्रश्नों द्वारा संचालित होती है। जी बिल्कुल, देखिए जब प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं तो विधि प्रश्नों द्वारा संचालित होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक दोष है, पहले व्याख्या होनी चाहिए, व्याख्या के बाद बच्चों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ना कि सीधे प्रश्न। अगले जो उसका एक सीमा है, यह पद्धति यांत्रिक है, प्रश्नोत्तर से नीरसता आ जाती है। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जब कंटिन्यूस आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं और एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ समय के पश्चात जो है नीरस हो जाते हैं और उन्हें जो है रुचि नहीं रहती है उस सब्जेक्ट के प्रति या उन प्रश्नों के प्रति, तो कहीं ना कहीं नीरसता का भाव बच्चे के अंदर आ जाता है। कुछ सुझावों की बात कर लेते हैं, इस विधि में क्या क्या सुझाव हैं जो इस विधि को जो है और अधिक रोचक बना सकते हैं। देखिए, इस पद्धति का अनुकरण उन्हीं अध्यापकों को करना चाहिए जो प्रश्नों की रचना समुचित ढंग से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी शिक्षकों को जो है इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सुझाव है। वही शिक्षक इस विधि का प्रयोग करें जो क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छे से कर सकें, उनकी रचना अच्छे से कर सकें और उन्हें मालूम हो कि कौन सा प्रश्न सही है कौन सा प्रश्न सही नहीं है। अगर ऐसा होगा, शिक्षक ये जानेगा कि ये प्रश्न सही है, तो निश्चित तौर पर वो क्वेश्चनों की रचना अच्छे प्रकार से कर सकता है। हमारा अगला सुझाव है, इसमें प्रश्नों के साथ प्रत्यय का स्पष्टीकरण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर द्वारा प्रत्ययों को समझना कठिन होता है। जी देखिए, जो भी प्रश्न है उसमें क्या हो, स्पष्ट रूप से उसकी पहले जो भी उसके पॉइंट दिए हैं, प्रत्यय हैं, उनको स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या होनी चाहिए। जब हम उन पॉइंटों की व्याख्या अच्छे से कर लेंगे तो उनको समझ पाना बहुत आसान रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्नों का वितरण कक्षा में समान रूप से किया जाना चाहिए। देखिए, पूरी क्लास में अगर आपके मान के चलेंगे 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे जाएं। ये ना हो कि आप एक ही बच्चे से जो है लगातार 3-4 क्वेश्चन पूछें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे से जो है आप प्रयास करें कि मैक्सिमम बच्चों तक आप जो है पहुंच पाएं। हमारा अगला सुझाव है कि छात्रों के सही उत्तर की तत्काल पुष्टि करनी चाहिए, जिससे छात्रों को पुनर्बलन दिया जा सके। बिल्कुल, देखिए, अगर छात्र ने सही उत्तर दिया है तो आप उसको मोटिवेट करें, उनको रिइंफोर्समेंट दें और कहें कि हाँ शाबाश, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और आपका उत्तर सही है। अगर गलत उत्तर दिया है तब भी आप उसको अवगत कराएं कि उसका जो उत्तर है वो गलत है। अगली सुझाव की बात करें तो प्रश्नों की व्यवस्था तार्किक क्रम में करनी चाहिए। जो प्रश्न पूछे जाएं बालक से वो तार्किक क्रम में पूछे जाएं। ये नहीं हो कि जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो आप पहले पूछ लें और जो पहले क्वेश्चन पूछे जाने वाला है आप वो लास्ट में पूछे। तो एक जो प्रश्न हो वो एक क्रम में पूछे जाएं, मतलब आगे पीछे न पूछे जाएं। अगले आपकी बात करें, जो अगला सुझाव है, तो कक्षा में तनाव को कम करने के लिए हास्य विनोद के लिए भी प्रश्न पूछें। देखिए, क्लास का वातावरण कुछ देर अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो एक नीरस हो जाता है, पूरी क्लास शांत हो जाती है कि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप बीच बीच में ऐसे प्रश्न भी पूछते रहें जिससे जो है बच्चे का मनोरंजन होता रहे और आपकी क्लास नीरस ना होकर बहुत मतलब खुशनुमा माहौल हो जाए और बच्चे जो है आपकी तरफ आकर्षित रहें और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रश्नोत्तर विधि, जिसे सुकराती विधि भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है, नहीं पूरी आशा भी है कि आपको ये विधि समझ में आई होगी और
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और जो भी आपकी शंकाएं हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।